सो गाइज, अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया जो कि फर्स्ट था एक्सरसाइज का। मुझे लगता है कि उसमें सभी क्वेश्चंस यू बाई वी टाइप के ही है, लेकिन एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो कि 8th क्वेश्चन है। थोड़ा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगता है लेकिन है नहीं, आपको सिर्फ बेसिक फार्मूलाज पता होनी चाहिए। मैं ट्राई करूँगा कि कम से कम टाइम में एक अच्छा वीडियो बने, अच्छा लेक्चर बने, सो दैट आप लोग बोर ना हो। ज़्यादा लंबा रहेगा तो आपको देखने में भी थोड़ा बोर लगेगा, तो बेटर मैं छोटा वीडियो बनाओ जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। तो क्वेश्चन 8 हम लेते हैं। क्वेश्चन 8 को हम स्टार्ट करेंगे। लेट y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस 1। हाँ राइट, आपको जो पता चला वो सही है कि सर ये जो दिख रहा है x प्लस 1 और x माइनस 1, ये ऐसा लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, जिसको हम सर लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एकदम बराबर आप लोगों को पता चला है। तो x प्लस 1 x माइनस 1 a प्लस बी ए माइनस बी की तरह काम करेगा, जो हो जाएगा a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई ई रेस टू एक्स प्लस 1। यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 डिवाइड बाई ई रेस टू एक्स प्लस 1। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आपको फिर से वही पता चलेगा कि ऊपर का पूरा पार्ट u है और ये पूरा नीचे का पार्ट v है, और हमने u बाई वी का फॉर्मूला पढ़ा है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग y मतलब यही विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें पता है कि डिवीजन में क्या आएगा, v का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा e रेस टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। हमें ये भी पता है कि ऊपर आएगा v, दैट इज e रेस टू एक्स प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u। यहाँ पे u का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस, फिर आएगा u जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v जो कि है e रेस टू एक्स प्लस 1। नीचे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे डिनोमिनेटर में, तो वो एज इट इज रहेगा, दैट इज e रेस टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ऊपर जो e रेस टू एक्स प्लस 1 है, ये जो वाला e रेस टू एक्स प्लस 1 ये एज इट इज रहेगा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 में माइनस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव आता है एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज रहेगा। हमने पढ़ा है ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है 0। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर सिर्फ बचेगा ई रेस टू एक्स प्लस 1 इंटू 2x माइनस 0 इज 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 0 इज ई रेस टू एक्स, दैट इज होल डिवाइडेड बाय ई रेस टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अगर मुझे इसको और सिंप्लीफाई करना है तो मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो मुझे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स प्लस 1 इंटू 2x, तो 2x अंदर जाएगा, 2x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 1 इंटू 2x हो जाएगा प्लस 2x माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 1 इंटू ई रेस टू एक्स हो जाएगा 1 इंटू ई रेस टू एक्स होता है ई रेस टू एक्स, दैट इज होल डिवाइडेड बाय ई रेस टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अगर आप ऊपर देखो तो 3 टर्म्स है जिनके पास क्या है ई रेस टू एक्स, तो मैं तीनों टर्म्स में से अगर ई रेस टू एक्स निकालता हूँ कॉमन, तो अंदर बचेगा 2 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, फिर बचेगा प्लस 1 एंड सिर्फ लास्ट में बचेगा फिर ये जो प्लस 2x है वो, एंड द होल डिवाइडेड बाय ई रेस टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो आप ये फॉर्मेट में भी इसको रखो, आप ये फॉर्मेट में भी इसको रखो, आपका आंसर यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, खत्म। इसके आगे अभी हम लोग कुछ करने वाले नहीं है। अगर आपको करना है चेंज तो और एक चेंज मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे जो माइनस है एक्स स्क्वायर के साथ, मैं उस माइनस को कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा माइनस ई रेस टू एक्स इंटू, माइनस कॉमन आ गया तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2x बन जाएगा माइनस 2x, ये प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं क्योंकि ये माइनस 1 बन जाएगा, तो बेटर हम यहीं पे इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है।
तो हमने एक्सरसाइज सेकेंड का फर्स्ट एंड 8 क्वेश्चन देखा। आप बाकी के क्वेश्चंस ट्राई करो, अगर आपको नहीं समझे तो मुझे पूछो, आई विल हेल्प यू। अभी हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। अभी हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो हमें वही एप्लीकेशन है जो अपने सिलेबस में, अपने फ्यूचर में, अपने करियर में काम आएंगे। तो ये लेवल पे हमें इतने डिफिकल्ट एप्लीकेशंस नहीं है, आपको सिर्फ कुछ टर्म्स को समझना चाहिए। जो टर्म्स है वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। एक है टर्म सप्लाई और दूसरा टर्म है डिमांड। देखो कॉमर्स में ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर पूरा इकोनॉमी चलता है। सप्लाई एंड डिमांड, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई? सप्लाई वो चीज़ है जो हमें मार्केट प्रोवाइड करता है और डिमांड वो चीज़ है जो हम मार्केट से मांगते हैं। मतलब सर, अभी आपको पता है बाहर कोरोना का सिचुएशन चल रहा है। जैसे कि कोरोना स्टार्ट हुआ था, सब लोगों को पता चला कि ये खांसी से होता है, स्नीजिंग करने से होता है, तो लोग मास्क के पीछे दौड़ने लगे। मास्क का मार्केट में सडनली मास्क के लिए बहुत सारा डिमांड आ गया। मास्क का क्या आ गया मार्केट में? डिमांड आ गया। मास्क का डिमांड आ गया, इसके लिए मार्केट में मास्क का सप्लाई क्या होने लगा? ज़्यादा होने लगा। तो डिमांड मतलब जो हम मार्केट से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें मार्केट से क्या चाहिए, और सप्लाई मतलब मार्केट डिमांड के बेसिस पे क्या हमें देता है। अभी आम का सीज़न स्टार्ट होगा तो आप लोगों की डिमांड रहेगी मैंगोज़ की, तो मार्केट आपको क्या सप्लाई करेगा? मैंगो सप्लाई करेगा। अगर सप्लाई और डिमांड है तो यहाँ पे कॉस्ट भी एक फैक्टर आएगा और दूसरा फैक्टर आएगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और इसको हम कहेंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कहो या प्रोडक्ट्स कहो, बोथ रिमेन्स सेम। अभी कॉस्ट दो टाइप का होगा, एक सिंगल प्रोडक्ट का कॉस्ट रहेगा या फिर पूरे प्रोडक्ट का भी कॉस्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि एक पेन की कॉस्ट होती है 5 रुपीज़, तो 10 पेन की कॉस्ट कितनी रहेगी? तो सिंपल है, 5 × 10 हो जाएगा आपका 50 रुपीज़। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने रहे? 10, तो उसका कॉस्ट है 50। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 1 है तो उसका कॉस्ट कितना है? 5। तो आपको डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, ये पता चल गया। अभी डिमांड और सप्लाई गुड्स कमोडिटीज़ के ऊपर अप्लाई होता है। इसके साथ हमें और कुछ नए टर्म्स पढ़ने हैं। जैसे कि हमें अभी एक टर्म पढ़ना है जो होता है डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन, व्हाट इज डिमांड फंक्शन? जब आप डिमांड मतलब जिस चीज़ को, जिस गुड्स को, जिस प्रोडक्ट्स आपको चाहिए उसके अगर बारे में बात करते हो तो ये डिमांड हम लिखते हैं इट इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ अ प्राइस। तो डिमांड हमेशा याद रख दो, ये हमेशा क्या रहेगा? प्राइस का फंक्शन रहेगा। मतलब इसका जो भी वैल्यू रहेगा वो पी में रहेगा। तो डिमांड का क्या रहता है? डिमांड वो रहता है जो मार्केट में आप जिस प्रोडक्ट के प्राइस की बात करते हो, तो ये होता है फंक्शन ऑफ अ प्राइस। इसके साथ अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज मार्जिनल डिमांड। ये मार्जिनल डिमांड बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। अगर मैथमेटिक्स की ओर देखेंगे तो मार्जिनल डिमांड क्या होता है? तो डिमांड का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। मतलब क्या? जैसे प्राइस चेंज होगा वैसे डिमांड चेंज होगा, जैसे प्राइस चेंज होगा वैसे डिमांड चेंज होगा। तो इसी को हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड। इसी को हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो इसी को हम f' ऑफ p भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जिसको हम कहते हैं सप्लाई फंक्शन। अब ये सप्लाई फंक्शन, जैसे कि डिमांड अगर प्राइस के ऊपर डिपेंड है तो ये सप्लाई फंक्शन भी डिपेंड किसके ऊपर रहेगा? प्राइस के ऊपर। तो इट इज़ अगेन अ फंक्शन ऑफ अ प्राइस, लेकिन यहाँ पे हमने f यूज़ किया तो यहाँ पे मैं फंक्शन के लिए g यूज़ करूँगा। तो ये f ऑफ p है तो ये रहेगा g ऑफ p, और इसको हम दिखाएंगे इज इक्वल्स टू s। तो आप मुझे बताओ, अगर मार्जिनल डिमांड अगर dd अपॉन dp है तो मुझे बताओ मार्जिनल सप्लाई क्या रहेगा? s एग्जैक्टली आपने बोला है सर, ये रहेगा ds अपॉन dp, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ सप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। जैसे जैसे प्राइस चेंज होगा वैसे वैसे सप्लाई भी चेंज होगा। इसी को हम लिख देंगे g' ऑफ p। आई होप आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी नेक्स्ट चीज़ की हम बात करेंगे तो उसको हम कहेंगे टोटल कॉस्ट फंक्शन, दैट इज TCF। क्या रहता है TCF? तो टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या रहता है? इट इज अ फॉर्मूला। कौन से टाइप का फॉर्मूला है? जहां पे आप फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन को आप टोटल प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस के रूप में लिखते हो। मतलब क्या कहता हूं, अगर टोटल कॉस्ट फंक्शन को मैं C लिखूंगा तो ये हो जाएगा f ऑफ x, जहां पे x है आपका नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड।
अभी नंबर ऑफ गुड प्रोड्यूस मतलब क्या है, जैसे कि कोई फैक्ट्री, उस फैक्ट्री में मान लो कि हर दिन 100 पेन्स का प्रोडक्शन होता है, 100 पेन्स, चलो मास्क लेते हैं एग्जांपल, एक फैक्ट्री जिसके अंदर 100 मास्क का प्रोडक्शन होता है, तो टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या रहेगा, वो मास्क के प्रोडक्शन के लिए आया हुआ पूरा खर्चा। अगर हम थोड़ा और मैथमेटिकली बात करें तो ये कॉस्ट फंक्शन कुछ नहीं होता, ये सिर्फ आपका कॉस्ट प्राइस होता है। ये क्या होता है, आपका कॉस्ट प्राइस होता है, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगर हम देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, जैसे मार्जिनल डिमांड अपॉन प्राइस, सप्लाई फंक्शन, सॉरी मार्जिनल सप्लाई तो सप्लाई अपॉन प्राइस, तो वैसे मार्जिनल कॉस्ट रहेगा आपका कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ गुड्स, दैट इज DC अपॉन DX। मतलब अगर कॉस्ट फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ गुड्स, दैट इज अ मार्जिनल कॉस्ट। ये आपका बन जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट हमें पढ़ना है एवरेज कॉस्ट। अभी एवरेज कॉस्ट रहेगा, क्या रहेगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। मतलब जितने गुड्स का हम टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं उसको डिवाइड बाय X कर दो, आपको क्या मिलेगा, एवरेज कॉस्ट। तो ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। मतलब 10 पेन की कीमत 100 है, तो 10 क्या थे, पेन है, तो 100 अपॉन 10 क्या हो जाएगा, 10। तो ये 10 क्या हो जाएगा, एक पेन की कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट मतलब एक, एवरेज कॉस्ट का मतलब हो जाएगा कॉस्ट ऑफ वन गुड और प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका एवरेज कॉस्ट। अभी हम बात करेंगे रेवेन्यू की। देखो मार्केट में अगर आप रहोगे इकोनॉमी में तो कॉस्ट तो इंपॉर्टेंट है, सप्लाई डिमांड इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आप बेचोगे उसमें आपको कितना प्रॉफिट मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो रेवेन्यू हम कैलकुलेट करते हैं, रेवेन्यू को हम दिखाएंगे R, और कैलकुलेट करते हैं P दैट इज प्राइस इंटू D दैट इज डिमांड। जितना डिमांड है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ, जितना डिमांड है मल्टीप्लाई बाय द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, ये आपका क्या देगा, रेवेन्यू। तो मुझे बताओ, अगर मुझे प्रॉफिट निकालने का है तो मेरा प्रॉफिट क्या रहेगा, रेवेन्यू, मतलब जो मेरा सेलिंग प्राइस रहेगा माइनस कॉस्ट, दैट इज मेरा कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट रहेगा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अगर मुझे एवरेज रेवेन्यू निकालने का है तो एवरेज रेवेन्यू रहेगा दैट इज टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय डिमांड, तो ये हो जाएगा P इंटू डी, क्योंकि रेवेन्यू क्या होता है, प्रोडक्ट इंटू डिमांड डिवाइड बाय डी कैंसिल हो जाएगा, तो P, इसका मतलब एवरेज रेवेन्यू होता है, एवरेज रेवेन्यू होता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, एवरेज रेवेन्यू होता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो आपको टोटल रेवेन्यू पता चला, आपको टोटल एवरेज रेवेन्यू पता चला। अभी एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ जो है मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, तो ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ रेवेन्यू with respect to number of goods, that is DR upon DX. Differentiation of revenue with respect to number of goods, that is DR upon DX. अभी आप सेकेंड एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस अगर देखो तो सभी क्वेश्चंस जितने फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हैं, सप्लाई डिमांड फंक्शन, मार्जिनल डिमांड, सप्लाई फंक्शन, मार्जिनल सप्लाई, टोटल कॉस्ट फंक्शन, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ये जितने कंसेप्ट मैंने बताए इसी के बेस्ट है। इससे अलावा हमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको चाहिए तो आप फॉर्मूला का लिस्ट बना के लिख सकते हो। सो गाइस, अभी हमने फॉर्मूलाज देखे, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 एंड क्वेश्चन नंबर वी विल सॉल्व फ्रॉम सेकेंड क्वेश्चन 2 वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ इट। क्वेश्चन सेकेंड says, if for a commodity means a kind of a goods, the price demand relation is given as we have given price demand relation is given that D is equals to P plus 5 upon P minus 1। ये तो हमें दिया हुआ, and they are asking find the marginal demand when price is 2। तो हमें क्या निकालने का है, मार्जिनल डिमांड एट P दैट इज प्राइस इक्वल्स टू 2, ये हमें निकालने का। मुझे एक चीज पता है, अभी हमने पढ़ा मार्जिनल डिमांड क्या होता है, DD अपॉन DP, मतलब डिमांड के फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करोगे P के साथ। तो मैं लिखता हूं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1। कौन सा इक्वेशन 1, तो इसको नाम दे दो इक्वेशन 1।
विथ रिस्पेक्ट टू पी। तो ये हो जाएगा डी डी अपॉन डी पी जो कि है हमारा मार्जिनल डिमांड, दैट इज इक्वल्स टू, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है, यू अपॉन वी है, तो इसका मैं सीधा आंसर लिखता हूँ v का स्क्वायर दैट इज p माइनस वन स्क्वायर, देन ऊपर आएगा v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, तो p प्लस 5 का डेरिवेटिव आएगा 1, कैसे, 5 का डेरिवेटिव 0, 1 p का डेरिवेटिव 1 माइनस u दैट इज p प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v दैट इज p माइनस 1, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, p का डेरिवेटिव कितना आएगा 1। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ p माइनस 1 इंटू 1 इज p माइनस 1, p प्लस 5 इंटू 1 इज p प्लस 5, लेकिन माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस p माइनस 5 द होल डिवाइड बाय p माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा प्लस p माइनस p कैंसिल, माइनस 1 माइनस 5 हो जाएगा आपका माइनस 6 अपॉन p माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 6 अपॉन p माइनस 1, p का वैल्यू कितना दिया हुआ इन्होंने 2, तो ये हो जाएगा 2, ये आ गया आपका मार्जिनल डिमांड, या निकाल रहे हैं मार्जिनल डिमांड एट p इज इक्वल्स टू 2, 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 6, 2 माइनस 1 इज 1 एंड 1 का स्क्वायर कितना आएगा माइनस 6 अपॉन 1, तो ये आ गया मेरा आंसर माइनस 6, ये है आपका मार्जिनल डिमांड। सो व्हाट इज माय मार्जिनल डिमांड, इट इज माइनस 6, सो इट इज माइनस 6। अगर आप देखो तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी के बेस्ट है, जैसे पहला क्वेश्चन भी उसी की तरह है, थर्ड भी उसी की तरह है, फोर्थ अलग है लेकिन वो मैं दूसरे क्वेश्चन में कवर करूंगा, सेम फिफ्थ भी फोर्थ की तरह है, वो भी हम दूसरे क्वेश्चन में कवर करेंगे। फिर आपका जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो भी कॉस्ट रिलेटेड है, जैसे फोर्थ फिफ्थ था, तो वो भी हम आगे कवर करेंगे, दैट इज इन क्वेश्चन नंबर 11। 11 एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है जिसमें ये सब चीज़ें कवर हो जाएगी। आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 इज सिमिलर टू 4, 5, 6, तो वो भी 11th में कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7th में सॉल्व करूंगा क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर रूट है तो शायद आप लोग थोड़ा डर जाओगे, तो वो मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बताया सिमिलर टू 4, 5, 6 एंड 11। 9th वन इज डिफरेंट, तो मैं वो भी सॉल्व करूंगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10th, तो ये सप्लाई रिलेटेड है, तो सिमिलर टू डिमांड फंक्शन, तो ये भी सॉल्व करूंगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा, अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ फॉर अ कमोडिटी द डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय, तो उसी की तरह है, तो मैं आपको सीधा कंसेप्ट बताता हूँ। डिमांड फंक्शन दिया है जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ 75 माइनस 3p, इट इज 75 माइनस 3p, और फिर पूछा है फाइंड द मार्जिनल डिमांड फंक्शन व्हेन p इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे भी हमें क्या निकालने का, मार्जिनल डिमांड जो कि रहेगा डी डी अपॉन डी पी। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा एम डी इज इक्वल्स टू, ये रूट एक्स की तरह है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो ये आएगा 75 माइनस 3p, लेकिन क्या एक्स था मतलब p था नहीं, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे डी बाई डी पी ऑफ 75 माइनस 3p, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 75 माइनस 3p, 75 का डेरिवेटिव 0 माइनस 3p का डेरिवेटिव 3, क्योंकि हम p से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो p का डेरिवेटिव 1 माइनस 3 एज इट इज, 0 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 75 माइनस 3p, ये हो गया आपका मार्जिनल डिमांड। और हमें जो निकालने का मार्जिनल डिमांड इट इज एट p इज इक्वल्स टू 5, तो मैं लिखूंगा माइनस 3, और जहाँ पे भी p मुझे दिख रहा है वहाँ पे मैं डाल दूंगा 75 माइनस 3 इंटू p का वैल्यू 5, तो हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 75 माइनस 5 3 ज़ा 15, तो ये हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 2, 75 माइनस 15 हो जाएगा आपका, सॉरी आपको दिखा नहीं शायद से, ये देखो मैंने क्या किया, मार्जिनल डिमांड एट p इज इक्वल्स टू 5, तो मैंने लिखा माइनस 3, 0 माइनस 3 आएगा माइनस 3 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 75 माइनस 3p एज इट इज ऊपर से, फिर जो माइनस 3 है वो एज इट इज नीचे लिखा, फिर 5p की जगह पे 5 डाल दिया, तो 5 3 15, 75 माइनस 15 आ जाएगा आपका 60, राइट। तो इसको हम आगे जाके कैसे लिखेंगे, आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, या फिर अगर आपको इसको आगे सॉल्व करना है तो हम माइनस 3 अपॉन 2 एंड 60 को हम लिख सकते हैं 15 4 ज़ा, तो ये हो जाएगा माइनस 3 अपॉन, ये 4 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, ये 4 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो हो जाएगा 2, तो 2 2 ज़ा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 15, तो इट इज़ अ मार्जिनल डिमांड व्हेन आपका प्राइस इज 5। अब एक चीज़ देखो, अगर आपके पास फंक्शन है डिमांड का d
तो ही हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे पी के साथ। गलती से भी पी का वैल्यू पहले डिमांड में डाल के फिर डिफरेंशिएट मत करो। क्या होगा देखो, अगर यहाँ पे हमें जैसे फर्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें पी का वैल्यू 2 था, 2 + 5 हो जाएगा 7/2 - 1 हो जाएगा 1, 7/1 हो जाएगा 7, और 7 को जब आप डिफरेंशिएट करने जाओगे पी से तो आंसर क्या आएगा 0। लेकिन ये गलत मेथड है, पहले आप डिफरेंशिएट करो फिर पी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सेम वही हमने यहाँ पे किया है। ठीक, तो आई होप आपको ये सब चीज़ समझा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जहाँ पे हमें कॉस्ट फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स इज गिवन बाय। तो हमें दिया हुआ है टोटल कॉस्ट फंक्शन, क्या दिया है, c इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 10 e⁻, आई थिंक इट इज 3x, मेरे पास 3x दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 10 e⁻3x। और फिर पूछा है, सॉरी ये नहीं सॉल्व करना है ना, हमें 8 नहीं करना है, सॉरी हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि 8 हम कवर करेंगे 11th में। तो क्वेश्चन नंबर 9, मैं उसके पहले एक सप्लाई वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में क्या दिया है, द सप्लाई एस फॉर अ कमोडिटी एट प्राइस पी इज गिवन बाय। तो एस इज इक्वल टू दिया हुआ है p² + 9p - 2, और पूछा फाइंड द मार्जिनल सप्लाई व्हेन प्राइस इज 7। तो हमें निकालने का मार्जिनल सप्लाई व्हेन प्राइस इज 7। तो आपको पता है मार्जिनल सप्लाई क्या रहेगा, ds/dp। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p, p का स्क्वायर हो जाएगा 2p, 9p का डेरिवेटिव आएगा 9 एंड 2 का डेरिवेटिव आएगा 0, तो ये हो जाएगा आपका 2p + 9। तो ये आपका क्या हो गया, मार्जिनल सप्लाई। अभी हम मार्जिनल सप्लाई निकालेंगे एट p = 7, तो ये हो जाएगा 2, p का वैल्यू डाल दो 7 + 9, 7 2 कितना आता है 14 + 9, 14 + 9 हो जाता है 23, तो आपका हो जाएगा मार्जिनल सप्लाई। तो दिस आर इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, नॉट अ बिग डील फॉर यू। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9th हो गया, सॉरी 10th हो गया। अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9th। देखो अभी 9th क्वेश्चन रेवेन्यू रिलेटेड है। तो 9th क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें, द डिमांड फंक्शन इज गिवन एज। तो हमें इन्होंने डिमांड फंक्शन दिया इन द फॉर्म ऑफ प्राइस p। तो क्या दिया हुआ है, p इज इक्वल्स टू 175, यह हमें दिया हुआ है गिवन। हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। p इज इक्वल्स टू 175 + 9d, और दिया हुआ है +25d², राइट। फिर पूछा फाइंड द रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन डिमांड इज 10। हमें क्या क्या निकालने का है, रेवेन्यू, फिर पूछा है एवरेज रेवेन्यू, और फिर पूछा है मार्जिनल रेवेन्यू एट डिमांड का वैल्यू कितना रहना चाहिए, तब 10 होना चाहिए। ठीक है, नॉट अ बिग डील, हमें पता है, वी नो दैट। क्या पता है हमें, रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इंटू